नमस्कार, मैं आपका दोस्त लोकेश टंडन और इस वक्त मौजूद हूँ मेरठ के बी आर अम्बेडकर पार्क में। यहाँ आप देखिए कि कमिश्नरी चौराहे के पास ही ये बी आर अम्बेडकर पार्क है। बाबा भीमराव जो अम्बेडकर है उनका ये पार्क है, यहाँ पर प्रतिमा है। और ये जो तमाम जो आप लोग देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बाइक रैली के माध्यम से यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो बाइक रैली है ये मेरठ के घंटाघर स्थित जो भगवान वाल्मीकि ब्रह्मालय है वहां से शुरू हुई थी और फिर उसके बाद पीएल शर्मा जो अस्पताल है उसके बाहर से जलीकोठी होते हुए, बुढ़ाना गेट होते हुए और इविक चौराहा होते हुए सीधा यहाँ पहुंची है कचहरी गेट के बाहर, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जो पार्क यहाँ बना हुआ है जहाँ प्रतिमा लगी हुई है। तमाम वाल्मीकि समाज के लोग हैं, इनके साथ साथ वो तमाम लोग हैं जो आरक्षण से वंचित हैं। 67 बिरादरी है, 67 बिरादरी में से तमाम जो बिरादरियां हैं वो आरक्षण से वंचित है और तमाम जो बिरादरियां हैं वो यहाँ पर पहुंची है बाइक के माध्यम से। जो बाइक रैली थी, अगर आप वो बाइक रैली देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में एक जन सैलाब चल रहा है अपनी मांग को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसका आदेश पास कर दिया था, लेकिन जो सरकार है वो अभी भी उस आदेश को पास नहीं कर रही है। तो अध्यक्ष जी भी हैं यहाँ पर, जो तमाम जो लोग हैं वो भी हैं। मैं सबसे बात करूंगा और आपकी बात भी कराऊंगा और जानने की कोशिश भी करूंगा कि आखिर क्या मांग है उनकी जो आरक्षण को लेकर है और क्यों अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। तो रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या करेंगे आप? आज बाइक रैली देखा है, मैं जनसैलाब था जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और मैं तमाम मेरठ के जितने वाल्मीकि और अन्य समाज के लोग बाइक रैली में थे उनको भी साधुवाद देता हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया तो केंद्र को और स्टेट को लागू करना चाहिए। ये वर्गीकरण से वंचित जो लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, इन्हें रोजगार मिले। और मैं समझ रहा हूँ एक ही समाज को इन्होंने प्रसाद दिया है, ये हमेशा प्रसाद देते हैं, वो इन्हें वोट भी नहीं देता। मेरा समाज भरकस तक इनको वोट देता है, 70 से 80% वोट देता है और फिर मेरे ही समाज को वंचित किया जाता है। मेरा योगी जी से और मोदी जी से निवेदन है कि इस समाज की ओर ध्यान दें और इनका उत्थान करें और सबका साथ सबका विकास करें। बिल्कुल, आप जो चौरंगे झंडे देख रहे हैं ना, ये चौरंगे झंडे इस बात की मिसाल है या इस बात की गवाह है कि यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी अन्य संगठन का या किसी भी राजनीतिक जो पार्टी है उनको यहाँ पर मतलब दूर रखा गया है। तभी जो सभी लोग हैं, चाहे वो किसी भी सामाजिक संगठन से हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी से हो, वो सभी यहाँ पर केवल और केवल एक धर्म के आड़ में है और केवल जो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, क्योंकि उसने भी यहाँ पे समर्थन अपना दिया है, तो सभी लोग केवल वाल्मीकि समाज और जो वंचित समाज है उनको लेकर यहाँ देखते हुए सब लोग आए हैं। जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी है भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के मोहन सूद जी, वो भी मेरे साथ हैं। मोहन जी, भारतीय वाल्मीकि समाज के उत्तर प्रदेश के आप प्रभारी हैं, ऐसे मैं देख रहा हूँ मैं चारों तरफ चौरंगे झंडे यहाँ पर आए हैं। सम्मानित साथियों, आज हमारी जो भारतीय वाल्मीकि ये क्या नाम है इसका आरक्षण वर्ग कमेटी है, उसके तत्वाधान में हमारे सम्मानित अध्यक्ष रविंद्र वैद्य जी, सम्मानित हमारे संयोजक विनोद बेचन जी, सलाहकार हमारे पूर्व राज्य मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि जी, सभी तमाम हमारे संघर्ष समिति के तमाम सारे संघर्ष समिति के सदस्यगण और विभिन्न सामाजिक संगठनों में सबको एक आश्वासन दिया कि कहीं ना कहीं जो मांग है हमारी है ये उत्तर प्रदेश के अंदर लागू होनी चाहिए। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर हुआ, तेलंगाना के अंदर हुआ, तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो 99% कहीं ना कहीं आज जो सरकार है वो कहीं ना कहीं स्थापित भी कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज की देन से है। मैं उनसे हमसे मांग करने हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदिनाथ योगीनाथ जी, सम्मानित हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं समाज के माध्यम से कहीं ना कहीं से 78 साल बाद भी इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं आपको लागू करना चाहिए। और जब हरियाणा में हुआ, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने हुआ, तो 99% 2027 के अंदर तमाम सारे लोग, सभी सामाजिक संगठन और तमाम समाज सारे लोग जो समाजवादी से भी, भाजपा से भी, कांग्रेस से भी, बस तमाम ऐसी शख्सियत आज आपके बीच खड़ी है, वो केवल एक ही मांग कर रही है कि हमें आरक्षण में वर्गीकृत मिलना चाहिए। हमारी भी भागीदारी पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, हमारी भी भागीदारी कहीं ना कहीं शिक्षा विभागों के अंदर होनी चाहिए, हमारी भी भागीदारी प्रशासन में होनी चाहिए। इसी को मांग को लेकर आज तमाम सामाजिक
सामाजिक संगठन, तमाम हमारे सीनियर नेताओं का ये आह्वान है। और 99% में आप देखें आज तक हम लोग पूरी तरीके से सरकार से मांगने का काम करें। सरकार को देखना चाहिए ये समाज वैसा समाज जो वंचितों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से सोचना चाहिए। सम्मानित, धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल, पूर्व मंत्री जो प्रभुलाल वाल्मीकि जी है वो भी यहाँ पर पहुंचे और जो रैली है, बाइक रैली, इस आंदोलन में वो शामिल हुए हैं। तो क्या कहेंगे प्रभुलाल वाल्मीकि जी, आप पूर्व मंत्री भी है और ऐसे में यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं वो सब राजनीतिक संगठनों को अलग रख के केवल अपनी जो मांग है उसको लेकर यहाँ सामने आ रहे हैं। वाल्मीकि समाज की मांग है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है पृथक आरक्षण का, तो इसको लागू होना चाहिए। जिस तरह से अन्य प्रदेशों में विभिन्न माननीय मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रदेश में लागू किया है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी और हिंदुस्तान के जिन प्रदेशों में ये लागू नहीं हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए सरकार को ये आरक्षण, पृथक आरक्षण, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ देखिए, अगर महिला शक्ति की बात ना करें तो कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता। तो यहाँ देखिए आप, जो आधी आबादी है देश की, जो महिला शक्ति है, वो भी इस आंदोलन में अपनी पूरी भागीदारी निभा रही है। तो मैं आप दोनों से बात करूंगा, आप भी इधर आ जाइए। तो शालिनी जी भी है और सुनीता मंडल जी भी है, दोनों से मैं आपसे बात करूंगा। तो शालिनी जी, क्या कहेंगे इस आंदोलन में कितनी भागीदारी है महिलाओं की? देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि जिस किसी भी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती वो सफल भी नहीं होता, लेकिन वाल्मीकि आदि आरक्षण वंचित वर्ग संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो ये कार्य चल रहे हैं, जो संघर्ष चल रहा है, उसमें महिलाओं की 100% भागीदारी है। महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वो जान चुकी हैं कि हमें अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और जब तक हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो सरकार है वो हमारी सुनेगी भी नहीं। क्योंकि सरकार जब बात करती है सबका साथ सबका विकास की, तो सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी विकास हो। जब व्यक्ति अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी वही हक हकूक मिले, वही अधिकार मिले जो अन्य लोगों को मिलते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। और इसी के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया था कि आरक्षण में वर्गीकरण लागू होना चाहिए, जो कि अभी तक भी उत्तर प्रदेश सरकार लागू नहीं कर पाई है। उसी को लागू कराने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था उसको उत्तर प्रदेश सरकार लागू करे, और जो वंचित लोग हैं, जो आरक्षण से वंचित लोग हैं, उन लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसी का प्रयास वाल्मीकि आदि आरक्षण वंचित वर्ग समिति लगातार कर रही है, और जब तक उत्तर प्रदेश में ये लागू नहीं होता है, ये संघर्ष बदस्तूर जारी रहेगा। अच्छा, किस तरीके से महिलाएं इसमें भागीदारी निभा रही है अपनी? क्या वो जो रोज के उनके काम है घर के, उनको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा है इस आंदोलन के जो बाइक रैली थी उससे पहले आप लगातार प्रचार कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे इसके लिए, तो किस तरीके से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं आप लोग? महिलाएं पहले अपने घर का सारा काम जल्दी उठ के करती है ताकि हम प्रोग्राम में शामिल हो जाए और सब पूरी इसमें सबके साथ रहे और भागीदारी पूरी निभाए। तो बिल्कुल, आप क्या कहेंगे किस तरीके से ये जो समिति है, ये समिति यहाँ पर आई है और पूरे जो वाल्मीकि समाज के साथ साथ जो अन्य समाज भी है वो भी इसमें शामिल है, क्यों सरकार आरक्षण में जो वर्गीकरण है वो लागू नहीं कर रही, जबकि जो बिल्कुल बराबर वाला देश है, बराबर वाला जो प्रदेश है वहां पर लागू हो गया? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आरक्षण हमारा हक है, हम इसको लेकर रहेंगे। और महिलाओं के ऊपर भी मैं कुछ कहना चाहूंगी कि महिलाएं जब घर संभाल सकती हैं तो देश भी संभाल सकती हैं। महिलाएं घर का काम करती हैं तो वो देश के लिए भी कर सकती हैं। महिलाएं देवी का रूप होती हैं, महिला दुर्गा है तो महिला काली भी है। जब हमारे आरक्षण पर आएगी तो महिला काली की तरह तलवार लेके चलेगी। हमें आरक्षण चाहिए चाहिए चाहिए। जब आरक्षण हरियाणा में लागू हो सकता तो यूपी में क्यों नहीं लागू हो सकता? जब आरक्षण तेलंगाना में लागू हो सकता तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? वहाँ आरक्षण मिल सकता, यहाँ क्यों नहीं हो सकता आरक्षण के लिए चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें बेचना पड़े, कटना पड़े, हम आरक्षण लेकर रहेंगे। और ये सबसे पहले हम आगे आएंगे आरक्षण के लिए। मैं महिलाओं में सबसे आगे मैं चलूंगी। मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़ी ना तो आरक्षण हम लेकर रहेंगे। तो बिल्कुल ये है महिला शक्ति, जिसने कहा कि महिला दुर्गा है तो महिला काली भी है। महिला अपने आरक्षण के लिए, अपने अधिकार के लिए सब कुछ कर सकती है। तो यहाँ जो अध्यक्ष है नगर निगम के कर्मचारी संघ के, मेरे साथ मौजूद है विनेश मनोटिया जी, क्या कहेंगे आप? सर, मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से कहना है, सभी वक्ताओं ने अपनी राय पेश की है। मैं तो ये कहना चाहूँगा
कि देश आज़ाद हुआ, आज़ादी में वाल्मीकि समाज का संपूर्ण सहयोग रहा। आज़ाद अन्य समाज हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज आज भी आज़ाद नहीं है। अगर आज़ादी ये पार्टियां हमें देना चाहती है, खासकर भाजपा जो दिल्ली में है, प्रदेश में है और नगर निगम में, तो मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि आज वाल्मीकि समाज गुलाम है और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसको 95% वाल्मीकि वोट करता है खुलकर, और उस वोट के बदले वाल्मीकि समाज ये उम्मीद करता है कि वाल्मीकि समाज को अगर आजादी देनी है तो हमारा आरक्षण हमें दे दीजिए। आरक्षण हमें मिलेगा तो आने वाली हमारी जनरेशन वो हर विभागों में जाएगी, अधिकारी बनेंगे। हमारी बेटियां पढ़ती हैं, लड़के पढ़ते हैं और उसके बावजूद भी वो केवल बेरोजगार रह जाते हैं, सड़कें नापते हैं, कोई किसी विभाग में उनको नौकरी नहीं मिलती। आरक्षण मिलेगा, चाहे 2% मिलो, 4 मिलो, तो कहीं ना कहीं हमारी हिस्सेदारी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल नगर निगम के अध्यक्ष उनका साफ तौर पर यही कहना है कि भाई जो क्रांति धाम मेरठ है, अगर हम इसकी बात करें तो यहीं से आजादी की जो चिंगारी थी वो यहीं से शुरू हुई थी। जो शहीद हवलदार माता दीन वाल्मीकि, अगर वो नहीं होते तो शायद आज देश आजाद नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो भाजपा सरकार है उसको भी लगातार वोट करती है। लगभग 95% वोट वाल्मीकि समाज का है भाजपा के लिए, लेकिन फिर भी भाजपा इनको अनसुना कर रही है। ऐसे में जो यहाँ के जो संयोजक हैं समिति के, वो मेरे साथ हैं विनोद बेचन जी, क्या कहेंगे आप? रो रही है हर कली, सारा चमन आजाद है। कौन कहता है कि बापू का वतन आजाद है? आजादी के इतने साल बाद भी अगर वाल्मीकि समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो कैसे कह सकते हैं हम आजाद हैं? ठेका हम पर थोपा गया है, सारे हमारे अधिकार छीन लिए गए। एक ही समाज को आरक्षण लाभ दिया गया। 80 विधानसभा की सीटें थी किसी समय में, उसमें वापस के लिए 1 या 2 मिलती है वाल्मीकि समाज को। तो ये आरक्षीय संघर्ष समिति निर्णय ले चुकी है कि चाहे कुछ हो जाए, मर जाएंगे, कट जाएंगे, बिक जाएंगे, जो भी हो, लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जानती है, भाजपा जानती है कि वाल्मीकि समाज 90% वोट तो भाजपा को करता है, अंधे होकर वोट करता है। उसके बाद भी हमारी वोट की कीमत इसकी नजर में नहीं है। लेकिन जो समाज इन्हें वोट नहीं करता, इनके साथ नहीं चलता, इनके खिलाफ रहता है, इन पर मनुवाद का आरोप लगाता है, उन लोगों को ये वोट टिकट भी देते हैं, उन्हें आरक्षण देते हैं, उन्हें सारी सुविधाएं देते हैं। तो बिल्कुल सुरेंद्र ढिंगिया जी हैं, संघर्ष समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर संयोजक है संघर्ष समिति के। तो सुरेंद्र जी किस तरह देखते हैं, क्योंकि जैसा भी बेचन जी ने बताया कि भाई तमाम तरीके की आप कोशिशें करते हैं लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो क्या करने वाले हैं? अगला स्टेप क्या होने वाला है आपका? देश की आजादी के 78 वर्षों के बाद भी वाल्मीकि सफाई मजदूर वर्ग की समतुल्य जाति के लोग सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो पूरे देश की राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन में जो उपजातियां रिजर्वेशन के लाभ से वंचित रह गई हैं, उनका उपवर्गीकरण करके उन्हें भी समाज की मुख्यधारा में लाया जाए। आज यहाँ मेरठ में बाइक रैली हुई है और 2024 में जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश की घोषणा की थी देश भर में, उस दिन से आज तक लगातार मेरठ के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग लगातार सड़कों पे उतरकर उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी हरियाणा सरकार की तरह उत्तर प्रदेश में वर्गीकरण लागू करे, ताकि जो वंचित वर्ग हैं वाल्मीकि सफाई मजदूर वर्ग की समतुल्य जाति के अलावा उन तमाम लोगों की हिस्सेदारी शासन सत्ता में सुनिश्चित हो सके। तो बिल्कुल जो मुख्य महामंत्री हैं इस समिति के, वो मेरे साथ हैं विनेश विद्यार्थी जी। तो विद्यार्थी जी, कितने लोग इस रैली में शामिल थे, कितनी बाइक थी और कहाँ से लोग आए थे इसमें? देखिए जी उसूलों पे जहाँ आ चाहे टकराना बहुत जरूरी है। उसूलों पे जहाँ आ चाहे टकराना बहुत जरूरी है। अगर जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो हम लोगों ने संघर्ष समिति बना करके अपने आंदोलन का आगाज कर दिया। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है, योगी जी 23 मार्च 2018 में, हमें अच्छे से याद है, आपने कहा था कि हम अति दलितों को अलग से आरक्षण देंगे। आपने 2001 में भी हमसे कहा था
कि हम वंचितों को आरक्षण दिलाए जाने के पक्षधर हैं। आपने सामाजिक न्याय समिति भी बनाई थी। अब क्या हो गया? आप अंत्योदय की बात करते हैं, आप गरीब कल्याण की बात करते हैं, आप जीरो पॉवर्टी की बात करते हैं, आप अंत्योदय की बात करते हैं। इतनी सारी प्रतिबद्धताओं के बावजूद भी आज आप उस आरक्षण को लागू नहीं कर पाए जो कमिटमेंट आप ही ने किया था। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया 1 अगस्त 2024 का, उसको लागू करने में क्यों विलंब किया जा रहा है? इसका मतलब तो ये जा रहा है ना कि आप अंत्योदय की बात तो करते हैं, लेकिन अंत्योदय का उदय करने से आप जो है पीछे हट रहे हैं। आप गरीब कल्याण की तो बात करते हैं, आप गरीब कल्याण की दिशा में काम नहीं करना चाहते। आप जीरो पॉवर्टी की तो बात करते हैं, लेकिन आप पॉवर्टी को जीरो करने पे काम करने के पक्षधर नहीं है। आप जो है सबके विकास की तो बात करते हैं, लेकिन सबका विकास नहीं, आप उस वर्ग का विकास करना चाहते हैं जो आपको वोट ही नहीं देता। आप सबका साथ की बात करते हैं, कहाँ साथ दे रहे हैं आप हमारा? आप 1 अगस्त 2024 का इतना महत्वपूर्ण फैसला, अगर आप इस शोषित वंचित पीड़ित समाज के साथ होते तो आपको इसको लागू कर देना चाहिए था। क्यों नहीं लागू करना चाहते? और एक और बात हम बता देना चाहते हैं कि संघर्ष समिति के बड़े नेताओं ने आह्वान कर दिया है कि हमें किसी भी सीमा से क्यों ना गुजरना पड़े, हमें अपना आरक्षण चाहिए। इस देश में संविधान लागू, ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान से ही हम इसको चलाएंगे, चलने दिया जाएगा इसको। और संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है और अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 में दी गई है और इसी आर्टिकल 19 के तहत हम सब लोग जो है यहाँ पे जमा है और हम अपनी बात सरकार से कहेंगे। अंतिम निर्णय तक कहेंगे कि आप इस 1 अगस्त 2024 के फैसले को अच्छा हो आप लागू कर दो, अच्छा हो सबके विकास की बात पे आप यकीन करा दो, अच्छा हो आप अंत्योदय की बात पे यकीन करा दो, अच्छा है सबके विकास की बात पे आप यकीन करा दो। यदि आप यकीन नहीं कराएंगे तो फिर हमें मजबूरन सड़कों पर जाना पड़ेगा और आंदोलन करने के जनतांत्रिक तरीकों अपनाए जाने की किसी भी सीमा तक हमें जाना पड़े हम जाएंगे। तो विनेश जी, आज आपके यहाँ जो बाइक रैली थी, बाइक रैली में तमाम जो लोग थे वो यहाँ पहुंचे, लगभग कितनी बाइक थी, कहाँ से लोग यहाँ पर आए थे? देखिए, मैं समझता हूँ कि गिनती नहीं गिनी जा रही थी, इतनी बाइकें थी और ये तो अभी आगाज है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी इसका परिणाम देखना क्या होगा। तो कितने समाज के लोग थे इसमें? मेरे ख्याल से 1000 बाइकें थी आज हमारे। कितने समाज के लोग रहे होंगे भाई साहब? इसमें हेला था, धानक था, वाल्मीकि तो था, मुख्य नेता तो वाल्मीकि लगा था, सब समाज नहीं, वंचित उपजातियों की जो विभिन्न वंचित जातियां हैं, शोषित जातियां हैं, उनका पूरी तरह से भागीदारी। अच्छा, ऐसे में अगर आपकी बात अब भी नहीं मांगी जाती, क्योंकि 19 जो बीटी 28 नवंबर थी, 28 नवंबर को आपने एक सांकेतिक धरना किया था, उसके बावजूद आपकी बात नहीं मानी गई। अब मजबूरन आपने यहाँ बाइक रैली निकाली आज, ठीक है, 1 महीने बाद 28 दिसंबर को। अगर अब भी आपकी मांग नहीं मानी जाती तो अगला स्टेप क्या होने वाला है आपका? देखिए, अगला स्टेप तो हमारा बिल्कुल वही क्रांतिकारी कदम होगा जो अब तक हमने उठाया है। हमने 28 नवंबर पे सांकेतिक धरना देकर के उत्तर प्रदेश की हुकूमत को हमने बताया कि हम शांत नहीं बैठेंगे। बहुत आपने जो है हम लोगों के सब्र का इम्तहान ले लिया। अब हम जो है बिल्कुल भी, अब हम शांत बैठने की बिल्कुल भी मुद्रा में नहीं है। ये सामाजिक अन्याय है, ये सामाजिक गैर बराबरी है और इस गैर बराबरी को खत्म करने का हमने फैसला किया है। इसलिए हम लोग जो हमारी जो संघर्ष समिति है, संघर्ष समिति अपने बहुत जल्दी इस पे एक बड़ा फैसला करेगी और जो भी बड़ा फैसला होगा वो क्रांतिकारी फैसला होगा और उस क्रांतिकारी फैसला से हम इस प्रदेश और देश की सम्मानित मीडिया को उसको अवगत करेंगे। विनेश जी, वैसे अब तो 56 हो गए, 28 और 28 तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ऐसा है कि हमें तो इतना पता है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। तो बिल्कुल यहाँ चावरिया जी हैं, सरधना से आए, क्योंकि काफी दूर दूर से जो लोग हैं यहाँ पर आए, अपना समर्थन दिया, उस बाइक रैली में शामिल हुए। चावरिया जी, क्या कहेंगे इस रैली के बारे में आप? ये हमारे समाज के बच्चों का अधिकार है जो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों के लिए करें और बच्चे जब हमारे पढ़ लिख कर अगर शिक्षित होकर अगर नौकरी करने जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो बेरोजगार तो रहेगी, साथ साथ भुखमरी प्रकार पर रहेगी। और इसके लिए हमें जितना भी आंदोलन हमें करना पड़ेगा, हम उसके लिए आंदोलन के लिए तैयार हैं। जैसे हमारे शीर्ष नेता आंदोलन में हमारे भागीदारी ले रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, वो हम करते रहेंगे। वास्तव में कौन सी मजबूरी है ऐसे बीजेपी सरकार की कि 1.5 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हो गए, आज भी वो लागू नहीं कर रही। ये बड़ी एक विडम्बना है। सरकार जो वाल्मीकि समाज ज्यादातर बीजेपी को वोट और सपोर्ट करता आ रहा है लगातार, लेकिन सरकार हमारी बातों को अनदेखी कर रही है, ये ठीक नहीं है। निश्चित रूप से 2027 का चुनाव है और मैं तो कह देना चाहता हूँ कि सरकार आरक्षण वर्गीकरण नहीं करती है तो वाल्मीकि समाज और मैं खुद अपना पूरा परिवार किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने का काम करेगा, क्योंकि ये समाज वंचित पिछड़ा हुआ समाज है और
जब परिवार में अगर 4 बेटे हैं तो निश्चित रूप से परिवार का मुखिया जो उसका पिता होता है उन्हें बराबरी का हक देने का काम करता है। तो ठीक उसी प्रकार ऐसी कास्ट में भी लगातार मतलब कितनी उपजातियां हैं, तो सरकार को चाहिए एक पिता की तरह कि वो सरकार आरक्षण में वर्गीकरण करके सभी को बराबर का हक और अधिकार दे, यही सरकार से मांग है। तो बिल्कुल दोस्तों, आपने सुना होगा 10 मई 1857 की क्रांति के बारे में। ये वही क्रांति है जिसके मुख्य सूत्रधार एक वाल्मीकि थे। शहीद हवलदार माता दीन वाल्मीकि अगर नहीं होते तो शायद आज ये देश आजाद नहीं होता, क्योंकि जब उन्होंने कारतूस आंदोलन यानी चरबी आंदोलन जब उन्होंने छेड़ा था, उसके बाद ही यहाँ पर जो क्रांति थी वो शुरू हुई थी। ब्रिटिश सरकार में जब लोग गुलामी करते थे तब उन्होंने यहाँ पर ये क्रांति शुरू की थी, और ऐसे ही अब मेरठ से ये क्रांति शुरू हो गई है आरक्षण में वर्गीकरण की। तो अब इन लोगों का कहना यही है कि भाई अब आरक्षण में वर्गीकरण लेके रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।